नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल घर में। यदि आप DLIS BLIS कोर्स करें तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पुस्तकालय वर्गीकरण सूचीकरण के सिद्धांत है, उसमें से जो वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं, द्विबिंदु वर्गीकरण, उसकी प्रमुख विशेषताएँ, ये आपका DLIS BLIS दोनों में चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो आपकी परीक्षा में आते हैं, छोटे बड़े मध्यम स्तर के दीर्घ उत्तरात्मक, उनके बारे में हम बात करेंगे। द्विबिंदु वर्गीकरण जो कोलन पद्धति है, इसके बारे में भी एक सवाल पूछा जाता है, जिसके जो रचयिता है या उसको रचनाकार या परिणता डॉक्टर SR रंगानाथन है। डॉक्टर SR रंगानाथन का पूरा नाम सियाली रामामृत रंगानाथन। ये कई बार परीक्षा में सीधा छोटा सा सवाल है, 2 नंबर का या 3 नंबर का, जो अति लघु उत्तरात्मक वो पूछा गया है कि द्विबिंदु वर्गीकरण कहें या कॉलन क्लासिफिकेशन, ये जो पद्धति है किसके द्वारा प्रतिपादित है, उसका आंसर डॉक्टर SR रंगानाथन। तो दूसरा एक और सवाल बनता है कि डॉक्टर SR रंगानाथन का पूरा नाम क्या है, तो सियाली रामामृत रंगानाथन इनका नाम है। और ये सियाली रामामृत रंगनाथन, जिनका जो जन्म है 9 अगस्त 1892 हुआ, लेकिन जो इनके रिकॉर्ड में 12 अगस्त है। और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें आती है, अब यहाँ से सवाल बनता है कि पहला संस्करण कब हुआ, दूसरा कब हुआ। ये सन वाइज आपकी ये चीज़ें वो आती रहती है, आप इनको अच्छी तरह याद कर लें कि पहला संस्करण कब हुआ, दूसरा कब हुआ, पाँचवा कब हुआ। ज़्यादातर पहले दूसरे का ही सवाल ज़्यादा आता है। यानी 1933 में पहला संस्करण हुआ, दूसरा जो संस्करण है इसका 1939 में। तो यहाँ से भी सवाल आराम से बन जाते हैं सीधा आंकड़े से। आगे इसमें देखते हैं कौन कौन से सवाल है जो आपके थ्योरी वाले जो एग्ज़ाम होता है उसमें बनेंगे। चलिए उनके देखते हैं। इसके जो चिन्हों को देखकर भी, जो पहले जो 3 संस्करण होते हैं उसमें ये कोलन का ही प्रयोग होता था, जो विसर्ग चिन्ह हिंदी में जैसे कहते हैं। ये जो पहले जो संस्करण जो 3 होते थे उसमें कोलन का ही प्रयोग होता था। और उसके बाद चौथे संस्करण में अलग अलग पक्ष के लिए अलग अलग जो चिन्हों का वो निर्धारण किया गया, और छठे संस्करण में भी कुछ परिवर्तन किए गए जिसका परिशिष्ट में। और इसमें यहाँ से एक सवाल बनता है, छोटा सा सवाल, कि इसके जो कॉलन के 3 भाग, उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग उसमें नियम है, दूसरे में जो वर्गीकरण की अनुसूचियाँ हैं जिसमें लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और सारे जो सभी विषयों के अलग अलग जो वर्गांक है जिसमें हम ढूंढते। और लास्ट में सबसे जो आद्य ग्रंथ, जो प्राचीन ग्रंथ या धार्मिक जो ग्रंथों की अनुसूची है, जो पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी ऑटोमेटिक कॉल नंबर बनाए गए हैं। यहाँ से भी सवाल, ये छोटा सवाल यहाँ से पूछा था। इसका अगर वर्णन करें तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और इसमें एक और ये चीज़ें या आद्य ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथों में, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि इसमें जो प्राचीन पवित्र धार्मिक ग्रंथ की अनुसूचियाँ और उनके ग्रंथ है वो उनके जो वर्गांक इसमें दिए गए। और जो परिशिष्ट में क्या होता है, जो किताब की शुरुआत में लगभग 27-28 नंबर पे दिए गए, इसमें कुछ जो परिवर्तन है, जो उस परिवर्तन को वहाँ पर दिया गया है। यहाँ से भी एक छोटा सा सवाल बन जाता है। और यहाँ से उसके चिन्हों को लेकर भी कुछ सवाल बन जाते हैं, जैसे जो पर्सनैलिटी या व्यक्तिगत श्रेणी जिसको P से दर्शाते उसका कोमल लगता है। पदार्थ के लिए सेमीकोलन या अर्धविराम चिन्ह लगता है। ऊर्जा के लिए कोलन का जो प्रयोग होता है। देश स्पेस के लिए S, उसके लिए डॉट चिन्ह लगता है। और काल जो टाइम के लिए T जिसके लिए जो उल्टा उद्धरण सिंगल जो चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह वो लगता है। यहाँ से एक सवाल छोटा सा बन जाता है। अगला आवर्तन स्तर, यानी कि जो PMEST का जो दोहरान होता है उसको आवर्तन और स्तर कहते हैं। ये भी छोटा सा सवाल यहाँ से बनता है कि द्विबिंदु वर्गीकरण की अन्य विशेषताएं, जो पक्ष होते हैं उनका आवर्तन और स्तर भी होता है। और डॉक्टर SR रंगनाथन की एक अवधारणा के अनुसार P और M पक्ष जो होते हैं प्रिंसिपल और मैटर की एक से अधिक आवृत्ति यानी एक से अधिक बार आ सकते हैं। यहाँ से भी ये भी चीज़ें आपकी थोड़ा दीर्घात्मक में आता है। आगे हम देखते हैं। और M और E के बाद भी होता है, ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हैं। अब यहाँ से एक दीर्घात्मक जो प्रश्न बनेगा कि ये जो पद्धति है विश्लेषी संश्लेषणात्मक। विश्लेषी संश्लेषणात्मक का मतलब है कि जब कोई भी जैसे हमें वर्गांक दिया जाता है उसका हम
संश्लेषण करते हैं, मतलब उनको टुकड़ों में, जिसमें पी पर्सनैलिटी अलग से निकालनी है आपको, एक रफ कार्य या मस्तिष्क में एनर्जी अलग से निकालनी, टाइम है टाइम, वो सारा एक अलग से करना, तो वो फिर उसको सीक्वेंस में करना है, तो उसी को हम विश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति कहते हैं। तो इस स्वरूप में द्विबिंदु वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता है परिगणनात्मक पद्धति की अनेक कमियों और सीमाओं के कारण द्विबिंदु वर्गीकरण का आविष्कार हुआ। इस पद्धति में बने बनाए वर्गांक नहीं होते, अपितु वर्गीकार को प्रथम विषय का विश्लेषण करना होता है, उसके बाद विषय में निहित प्रत्येक को अलग अलग एकल संख्या प्राप्त करके प्रत्येक पक्ष के लिए निश्चित संयोजक चिन्हों की सहायता से संश्लेषण करना होता है, यानी कि उनको जमाना होता है। और जो परिगणनात्मक जैसे DDC वगैरह, इसमें क्या सीधे बने बने हुए आपको वर्गांक मिल जाते हैं, वहाँ से सीधा आपको निर्देश मिल जाता है कि आपको टेबल 1 से क्या लेना, 2 से क्या, जैसा जो लागू होता है वो। और निर्धारित विषय वस्तु का उसके पक्षों का विश्लेषण किया जाता है और निरर्थक शब्दों को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें ये होता है, वो आप इसमें आपको थोड़ा डिटेल में आप अपनी जो बुक है उसमें से आप पढ़ लेना। और इसमें महत्वपूर्ण क्या चीज़ें आती है वो मैं आगे इसमें आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के जो थ्योरिकल एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए कि वैचारिक पद्धतियाँ और विशिष्ट वर्ग, आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे विषय है, अनुसूचियाँ, उसमें लास्ट में या बीच में कहीं कुछ स्पेशल या विशिष्ट चीज़ें वो दी हुई है, उनका ये प्रयोग के बारे में किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, ये फिक्स चीज़ें होती है और इनको भी। अब एक और ये चीज़ जो अंकन है, जो पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें अंकन के बारे में आपको बताया था, जो इस पद्धति में क्या, हर पद्धति में अंकन तो होता ही है और मिश्रित अंकन है, उनका भी कल इस वाले चैप्टर मैंने बताया। तो ये भी आप चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। अब ये लघु कोष्ठक है, जिसे आप प्रैक्टिकल जब करते हैं तो भविष्यकाल को बनाने के लिए कौन सा तीर लगता है और भूतकाल के लिए तीर, ये भी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण है। विधियों के लेकर भी एक छोटा सा या बड़ा सवाल बन जाता है कि विषय विधि है, कालक्रम विधि है। अब ये आप प्रैक्टिकल चीज़ें आपने थोड़ा बहुत पढ़ी ही, या आप शिविर में गए आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि उनकी 2-3 विधियों के बारे में बताइए या विधियों के नाम लिखिए। तो कालक्रम विधि, भौगोलिक विधि, विषय विधि, वर्णानुक्रम विधि, अध्यारोपण विधि और स्मृति सहायक विधि, यहाँ से भी ये सवाल बन जाता है। अब ये हर विधि के बारे में, ये कालक्रम विधि क्या, जो वस्तु जिस काल में बनी उसी काल में दर्शाया जाता है। जैसे जो पहले बनी चीज़ है उसको पहले, और उसके बाद इसी तरीके से, जैसे आयुर्वेदा के लिए LB है, SM है, ये आपकी बनी हुई चीज़ें इस तरीके से बनाई हुई पड़ी है। भौगोलिक विषय में जो भौगोलिक आधार पर उसको एक एकल संख्या दी जाती है, जैसे देश का, राज्य का, प्रदेश का अलग अलग। विषय विधि में 2 विषयों को आपस में मेल करके उसको एक एकल संख्या दी जाती है। वर्णानुक्रम में जैसे किस तरह से कोई चीज़ें होती है उसको विशिष्ट कर दिखाने के लिए उसका अल्फ़ाबेटिकल पहला जो अक्षर है वो दिया जाता है। ये प्रैक्टिकल है काफ़ी सारी चीज़ें, अब इसका थ्योरिकली देख सकते हैं आप। दशा संबंध क्या होता है, 2 विषयों के आपस में जो संबंध होता है उसको दशा संबंध कहते हैं। विषयों की पारस्परिक निर्भरता को वर्गांक के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए द्विबिंदु वर्गीकरण में विशेष प्रावधान किया गया है। डॉक्टर एस आर रंगानाथन के अनुसार दशा संबंध 3 प्रकार। दशा संबंध का मतलब जैसे उदाहरण के लिए राजनीति और समाजशास्त्र का अध्ययन हो गया, या शिक्षा का समाज पर प्रभाव, तो ये 2 विषयों की का आपस में संबंध है। तो रंगानाथ ने इन जो दशा संबंध को 3 तरीके से बताया। पहला अंतर विषय संबंध, यानी इसमें 2 विषयों के मध्य संबंध। अंतर पक्ष, यानी एक ही विषय के 2 विभिन्न पक्षों के मध्य संबंध। और अंतर पंक्ति दशा संबंध, एक ही पक्ष के अंदर 2 विभिन्न जो पंक्तियों के मध्य संबंध। या आपने प्रैक्टिकल के भी मेरे वीडियो देखे, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें जितना करते हैं उतना अच्छा समझ में आता है। अब अंतर विषय दशा संबंध, जब 2 विषयों के बीच संबंध स्थापित किया जाते हैं तो अंतर विषय संबंध कहलाता है। ये संबंध एक मूल विषय का दूसरे मूल विषय के साथ हो सकता है, एक मूल विषय का किसी संयुक्त विषय के साथ हो सकता है, या किसी संयुक्त विषय का अन्य किसी विषय के साथ हो सकता है। जैसे उदाहरण है रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेबर प्रॉब्लम्स एंड सोशल वेलफेयर, किस तरह से कोई भी उदाहरण आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। जैसे एक अंतर पक्ष दशा संबंध, जब एक ही पक्ष के मुख्य जो वर्ग है उसकी एक ही पक्ष की 2 समकक्ष एकल संख्या, यानी एक पक्ष के एक ही विषय के अंदर अलग अलग जो पक्ष होते हैं उनका आपस
के अंदर जो संबंध होता है वो, जैसे रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म या जैनिज्म एंड हिंदुज़्म, तो एक जो विषय, मूल विषय धर्म के अंदर दो विभिन्न धर्मों के जो मध्य संबंध है तो वो अंतःपक्ष संबंध कहलाता है। अंतः पंक्ति दशा संबंध, जब संबंध एक ही पक्ष के दो श्रृंखला के मध्य हो तो उस अंतः पंक्ति दशा संबंध कहते हैं। ये चीज़ें ऐसी जितनी आप प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा तो थ्योरिटिकली उससे भी अच्छा बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें ऐसी होती है। और ये जो संबंध है PMEST पक्ष के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। अब ये सामान्य संबंध हो सकता है, बाह्य संबंध हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, डिफरेंट है, इन्फ्लुएंस, इस तरीके से ये संबंध होते हैं। और उसके बाद ये कॉल नंबर के वगैरह में भी आपके पूछा जाता है। तो इस तरह से ये जो पद्धति है द्विबिंदु वर्गीकरण, उसके कुछ मेन चीज़ें हैं, उसके बारे में मैंने बताई है। और प्रैक्टिकली में ये तो आगे कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि थ्योरिकली और क्या क्या पूछा जा सकता है। ये जो एकल होते हैं, एकल चीज़ें ऐसे वर्गांक होते हैं जिनका बिना किसी योजक चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है। पहली तो बात आपको ये ध्यान रखनी है। कुछ योजक चिन्ह ऐसे होते हैं जो स्थान या समय के पूर्व में होते हैं, कुछ ऐसे वर्गांक होते हैं जो स्थान या समय के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो ये दो प्रकार के होते हैं। पूर्ववर्ती सामान्य एकल बिना किसी योजक चिन्ह के प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में सामान्य एकल में सूची, शब्दकोश, जीवन इत्यादि, जो पेज नंबर आपके कॉलन के जो 2.5 पर 5-6 पर आपको ये मिल जाएंगे। तो उसमें ये भी इस श्रेणी में सामान्य एकल 3 भागों में, एक जिनका प्रयोग सामान्य स्थान पक्ष से पूर्व होता है, जिनका प्रयोग स्थान पक्ष के बाद होता है, और जिनका प्रयोग स्थान या काल पक्ष के बाद होता है। तो आपके वहाँ सब प्रैक्टिकल में जो 2.5 और 2.6 पेज पे सारी चीज़ें वहाँ ऊपर भी दी हुई है। और परवर्ती मतलब बाद सामान्य एकल, इस श्रेणी में सामान्य एकल का प्रयोग निर्धारित संयोजक चिन्ह के साथ ही होता है। तो 2.5 पे है लगभग, वो उसका जो प्रयोग है बिना किसी योजक चिन्ह के लगता है। और 2.6 पे वो वैसा ऊपर निर्देश दिया हुआ कौन से है कौन से नहीं है, तो बिना योजक चिन्ह के जो पूर्ववर्ती का होता है, और परवर्ती का जो निर्धारित संयोजक चिन्ह के साथ होता है। और ये भी परवर्ती सामान्य एकल व्यक्ति पक्ष के साथ लगते हैं और ऊर्जा पक्ष के साथ भी, उसमें ऊपर लिखा हुआ आफ्टर टाइम या आफ्टर एनर्जी पार्ट, वो सारा उसमें लिखा हुआ। ये इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो थ्योरिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण से संबंध में, आप इसको तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।